दोस्तों, हमने अपने चैनल पे गौरव सर के ऊपर 3 वीडियो की सीरीज बनाई थी और आप सभी ने उन वीडियोस को ढेर सारा प्यार दिया। उस सीरीज की एक स्पिन ऑफ वीडियो भी कुछ दिनों बाद आएगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के केसेस के बारे में बताना चाहता हूं, जो कि काफी दिलचस्प हैं। ऐसे ही एक अमेरिकन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है जैक बैगन्स, जिन्हें उनके पैरानॉर्मल डॉक्यूमेंट्री सीरीज घोस्ट एडवेंचर्स के लिए काफी जाना जाता है। तो आज की वीडियो में हम इसी डॉक्यूमेंट्री सीरीज से रिलेटेड 2 रियल लाइफ केसेस को जानेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहां आपको मौका मिल सकता है ढेर सारा इनाम जीतने का। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। बॉबी मैकीज केंटकी यूनाइटेड स्टेट्स में स्थित एक फेमस नाइट क्लब है, जिसे डांस पार्टीज और ड्रिंक से ज्यादा इसकी हिस्ट्री की वजह से जाना जाता है। 1850 के दशक में इसी जगह पे एक स्लॉटर हाउस हुआ करता था, जिसका इस्तेमाल केंटकी और आसपास के शहरों में मीट प्रोडक्शन और सप्लाई के लिए किया जाता था। यही स्लॉटर हाउस के नीचे एक वेल यानी कुआं भी बनाई गई थी, जो कि पाइप्स और ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू पास ही लोकेटेड नॉर्दर्न लिकिन रिवर से कनेक्टेड था, जहां एनिमल वेस्ट डिस्पोज किया जाता था। इतिहास की माने तो 1890 के आसपास जब ये स्लॉटर हाउस बंद कर दिया गया, तब यहाँ लोगों ने कई सैटेनिक रिचुअल्स परफॉर्म करना शुरू कर दिए। कई जानवरों, यहाँ तक कि इंसानों को मारने और उनके बॉडी पार्ट्स को वेल में डिस्पोज ऑफ करने की खबरें आने लगी। लोगों का मानना है कि इस क्लब का बेसमेंट, जहाँ पहले वो कुआं स्थित था, वो शायद गेटवे टू हेल है। अब इन खबरों को और भी हवा तब मिली जब 1896 में इस स्लॉटर हाउस से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे एक सर कटी लाश देखी गई। ये लाश 22 साल की पर्ल ब्रायन की थी। पर्ल प्रेग्नेंट थी और उसके बॉयफ्रेंड स्कॉट जैक्सन ने उसे केंटकी बुलाया था ताकि वो उसका अबॉर्शन करवा सके, लेकिन स्कॉट अपने रूममेट अलोंजो के साथ मिलकर खुद ही पर्ल का अबॉर्शन करने लगा, विच वेंट वेरी रॉन्ग। इसके बाद इन दोनों ने मिलकर पर्ल को इस फील्ड में ले जाकर छोड़ दिया, जहां उन्होंने इसके सर को धड़ से अलग कर दिया टू प्रिवेंट रिकॉग्निशन। कहा जाता है कि पर्ल का कटा सर कभी नहीं मिला, और कई लोगों का मानना है कि स्कॉट एक्चुअली में कल्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था, जिसके कारण उसने अपनी ही गर्लफ्रेंड के सर को डीमन को समन कर दिया। डेथ सेंटेंस के बाद स्कॉट ने यह चेतावनी भी दी थी कि वो हमेशा इस स्लॉटर हाउस और उसके वेल को हॉन्ट करेगा। अब यहां से बात 1933 के एरा में आती है, जब इसी जगह पे एक कसिनो खोला गया, विच बिकेम द सेंटर ऑफ मेनी क्राइम एक्टिविटीज। उस टाइम के माफिया का यह सेंट्रल मीटिंग प्लेस रहा और यहाँ कई मर्डर्स, किडनैपिंग्स और ऐसे ही खौफनाक किस्से होते रहे। बाद में अराउंड 1950s यहाँ लैटिन क्वार्टर्स नाम का एक नाइट क्लब शुरू किया गया और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, बट देन द हिस्ट्री रिपीटेड इटसेल्फ। नाइट क्लब में काम करने वाली एक डांसर जिसका नाम जोआना था, उसको यहीं के एक सिंगर रॉबर्ट से प्यार हो गया एंड शी इवन गॉट प्रेग्नेंट। लेकिन जोआना नाइट क्लब के ओनर की बेटी थी और ओनर नहीं चाहता था कि उसकी बेटी किसी सिंगर के साथ रहे, और इसीलिए उसने रॉबर्ट को मरवा दिया। इस इंसिडेंट से जोआना इतनी आहत हुई कि उसने अपने ही बाप को मार डाला और फिर वो खुद को भी मार डाली। अब एक पॉइंट के बाद इस जगह को बॉबी मैकी ने खरीद लिया और यहाँ एक नाइट क्लब शुरू किया गया। एक ऐसा डिसीजन जो बॉबी आज तक रिग्रेट करते हैं। लोगों ने कई एक्टिविटीज रिपोर्ट की हैं। कभी किसी ने वॉशरूम में डस्टबिन उड़ते हुए देखे, तो कभी स्कॉट को बेसमेंट एरिया में गाना गाते हुए सुना गया। नाइट क्लब में म्यूजिक प्लेयर्स अपने आप ऑन ऑफ होती रहती हैं और कभी कभी लोगों को जोआना का फेवरेट गाना कहीं से सुनाई देता है। धीरे धीरे से यूएसए के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में गिना जाने लगा और एक बोर्ड तक टांग दिया गया विच सेड कि ये जगह हॉन्टेड है, और अगर किसी को आत्माओं द्वारा आहत किया जाता है तो ओनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। इनफैक्ट बॉबी की वाइफ जैनेट का कहना है कि एक बार वो नाइट क्लब के ऊपर वाले हिस्से में गई थी जब उन्होंने किसी के चीखने की आवाज सुनी, विच वाज टेलिंग हर टू गो अवे। बाद में इस एंटिटी ने जैनेट को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। जैनेट ने बाद में बताया कि वो उस इंसिडेंट के बाद कभी यहाँ अकेली नहीं आती। कुछ पुरानी न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को देखने के बाद शी क्लेम कि उसने जिस एंटिटी को एनकाउंटर किया था वो एक नोटोरियस मर्डरर स्कॉट जैक्सन की थी। इसके अलावा जैनेट ने कई बार अपार्टमेंट में स्ट्रॉन्ग रोज सेंट आने की शिकायत की, जबकि वहां कोई प्लांट या परफ्यूम नहीं था। कहा जाता है कि ये वही रोज सेंट है जो जोआना इस्तेमाल करती थी। यही नहीं, क्लब के पुराने केयरटेकर कार्ल की माने तो यहाँ हर रोज सुबह 6 बजे के आसपास कई आवाजें सुनाई देती हैं। यहाँ तक कि कार्ल बताते हैं कि वेल के पास उन्हें खुदाई के दौरान एक ह्यूमन स्कल भी मिला था, जिसके कुछ दिन बाद उनके ऊपर डीमन का पोजेशन हो गया।
काफी प्रीस्ट वगैरह बुलाने के बाद और एक लंबे एग्जॉर्सिज्म प्रोसेस के बाद ही कार्ल ठीक हो पाए और उन्होंने तुरंत ही ये जॉब छोड़ दी। ऐसी ही कई घटनाएं हुई जिसके बाद 2008 में जैक अपनी टीम मेंबर्स निक ग्रॉफ और एरन गुडविन के साथ यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने पहुंचे। यह इन्वेस्टिगेशन पैरानॉर्मल डॉक्यूमेंट्री सीरीज घोस्ट एडवेंचर का एक हिस्सा था। इस सीरीज में जैक और उनकी टीम एक रात के लिए किसी हॉन्टेड प्लेस में खुद को लॉक करवा लेते हैं, जिसके बाद वो रात भर वहां सबूत वगैरह इकट्ठा करते हुए इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब दोस्तों, हॉन्टेड प्लेस से जुड़ी कई कहानियां हमारे देश में भी है और ऐसे में मैं आपको कुकू एफएम पे एक कहानी भूतिया चौराहा रिकमेंड करूंगा, जहां एक गांव के लोग किसी बेगुनाह को सलाखों के पीछे डलवा देते हैं और उसके बाद ये हंसता खेलता गांव शापित हो जाता है और यहाँ का चौराहा भूतिया कहलाने लगता है। अब देखो, कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जहां ऐसे 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज अवेलेबल हैं और इस दिवाली न सिर्फ आपको प्रीमियम पे 50% ऑफ मिलेगा, बल्कि आप 10 लाख तक के इनाम भी जीत सकते हैं। आपको यहाँ बस 399 वाला ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते वक्त दिवाली 50 कोड यूज करना है और आपको सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा 50% ऑफ, यानी कि सिर्फ 199 रुपए में। और अगर आप लकी हुए तो आप 10 लाख तक के प्राइजेस भी जीत सकते हैं, जैसे कि कार्स, गोल्ड कॉइन्स, गिफ्ट वाउचर्स इत्यादि। यहाँ ध्यान रखने वाली सिर्फ एक बात है कि ये ऑफर सिर्फ 19 से 25 अक्टूबर तक ही है, तो जल्दी से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, उस पर क्लिक करके कुकू एफएम को डाउनलोड करो। ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते वक्त दिवाली 50 कोड जरूर यूज करना है। अब मनाए ये दिवाली कामयाबी वाली। कमिंग बैक टू वीडियो, वेल, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह स्थापित किया गया कि यहाँ 3 मेजर हॉटस्पॉट्स हैं। पहला किचन एरिया, जहां कार्ल के एग्जॉर्सिज्म के दौरान एक अनएक्सप्लेन्ड आग भी लग गई थी। दूसरा क्लब का स्पॉटलाइट रूम, जहां कई साइकिक्स ने अनएक्सप्लेन्ड फिनोमिनन महसूस किया था। और तीसरा ऑफ कोर्स बेसमेंट में मौजूद वेल के बगल वाला वेल रूम। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जैक पॉइंट्स आउट कि उन्हें बेसमेंट में कई स्क्रीमिंग फेसेस दिखाई दिए, मानो कोई दीवारों में ट्रैप्ड हो। टीम मेंबर एरन शेयर्स की जब वो इक्विपमेंट वगैरह सेटअप करने आए तो उन्होंने यहाँ एक ग्रीन कलर में ग्लो करती हुई सर्कल को देखी, जो कि किसी सैटानिक रिचुअल का हिस्सा लग रहा था। इवन क्लेम्स कि उन्होंने ग्राउंड को छू कर चेक किया, जो कि काफी गर्म थी, मानो यहाँ अभी कुछ किया गया हो, लेकिन अगले ही क्षण सब कुछ नॉर्मल था। इन्वेस्टिगेशन के पहले फेज में निक, एरन और जैक को क्लब के केयर टेकर्स ने क्लब के अंदर लॉक कर दिया। अंदर दाखिल होते ही उन्हें कई सारी आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे किसी के फुसफुसाने की आवाज, हमिंग साउंड आदि। सॉर्ट रूम में उन्होंने दीवार पर ब्लडी प्रिंट्स एनकाउंटर किए और यहाँ तक कि जैक ने वहीं एक पुराने रेफ्रिजरेटर के पास एक आदमी की शैडो को देखा, जो निक और एरन के चेक करने पर गायब हो गई। इतना ही नहीं, ईएमएफ मीटर पे किसी के प्रेजेंस रिकॉर्ड हुए और वहां का तापमान लगातार गिरने लगा था, एज इफ ठंड बढ़ रही हो। रात के ठीक 12:38 पे नाइट विजन कैमरास ने एक फीमेल वॉइस को रिकॉर्ड किया, जो कि ऊपर की तरफ से आ रही थी। उन्होंने नोटिस किया कि एटिक से लगातार किसी के कदमों की आहट भी सुनाई देने लगी थी और जांच करने के लिए जैक एटिक में दाखिल होते हैं। इस एटिक की खास बात यह थी कि अपने टाइम में जोआना वहां रहा करती थी। अंदर आने के बाद जैक ने जोआना के स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश की, जिसके ठीक बाद वॉइस रिकॉर्डर पे उन्होंने किसी महिला के रोने की आवाज सुनी। अभी जैक ऊपर एटिक इन्वेस्टिगेट कर ही रहे थे कि उन्हें अचानक नीचे के कमरे से निक के चिल्लाने की आवाज आई। जैक और एरन दौड़ कर निक के पास पहुंचे, जहां वो काफी डरे हुए मालूम हो रहे थे। जैक का कहना था कि ही वॉज इन द वॉशरूम जब उन्हें किसी के जोर जोर से दीवार पीटने की आवाज आई। नाउ दिस वॉज क्वाइट शॉकिंग, क्योंकि उस वक्त बिल्डिंग में उनके अलावा कोई और मौजूद नहीं था। रात के 2 बजे केयर टेकर ने जैक और उनकी टीम को बिल्डिंग से निकाला और इसके बाद टीम ने बेसमेंट और वेल एरिया इन्वेस्टिगेट करने की ठानी। यहां पहुंचने के बाद जैक लगातार स्पिरिट्स को टॉन्ट किए जा रहे थे ताकि वो उनसे कांटेक्ट करे, लेकिन जो होने वाला था उसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। निक और एरन अंदर के हिस्से को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे जब जैक को अचानक अपने पीठ पर एक बर्निंग सेंसेशन फील हुआ। बर्न्स लगातार बढ़ने लगे एंड ही कंप्लेन्ड ऑफ फीलिंग डिजी एंड वीक। निक और एरन उनकी हालत देखकर काफी घबराने लगे और उन्होंने तुरंत उनकी पीठ को चेक किया। टी शर्ट हटाने पर जैक की पीठ पर कई लंबे नाखून के खरोंच के निशान थे। देखने से ये निशान इंसानी लग रहे थे, जबकि उस वक्त सब अलग अलग खड़े थे। ताज्जुब तो तब हुआ जब जैक की पीठ पर खरोंचने के निशान बढ़ने लगे और उनकी हालत काफी खराब होने लगी। इस हादसे के बाद टीम जल्दी से अपना इन्वेस्टिगेशन समाप्त करके यहां से निकल गई। बाद में एक कैथोलिक प्रीस्ट और एग्जॉर्सिस्ट ने जैक को बताया कि उन्हें कभी भी बॉबी मैकीज में बिना प्रिकॉशन के एंटर नहीं करना चाहिए था, बिकॉज वो जगह काफी हॉन्टेड है जहां किसी की जान तक जा सकती है। अब हालांकि जैक वहां से सुरक्षित निकल गए थे, लेकिन उन्होंने भी अब मान लिया था कि मैकीज सच में हॉन्टेड है।
कहा जाता है कि फिलाडेल्फिया पीए में लोकेटेड ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंशियरी एक मामूली प्रिजन नहीं बल्कि आइसोलेशन, मैडनेस, फियर और टॉर्चर का एक भयानक मंजर था। कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन, ईस्टर्न स्टेट प्रिजन के किस्से अच्छों के रोंगटे खड़े कर देती है। 1829 में पहली बार खोला गया यह जेल ओरिजिनली मात्र 253 यानी 253 कैदियों को भर्ती करने के लिए बनाया गया था। फाउंडिंग फादर बेंजामिन फ्रैंकलिन की लीडरशिप के अंदर इस पेनिटेंशियरी को इस विजन के साथ बिल्ड किया गया था कि अगर गुनहगारों को पूरी तरह कन्फाइंड वे में रखा जाएगा तो उनमें तपस्या, आत्मग्लानि और मोक्ष जैसी भावनाओं को जागृत किया जा सकेगा और ये लोग ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। इस मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन की कैपेसिटी बढ़ाकर इसमें 7,500 कैदियों को रखा जाने लगा और हर एक सेल में 2 दरवाजे थे, एक मेटल और दूसरा वुडन स्लाइडिंग डोर, ताकि प्रिजनर्स आपस में बातचीत न कर पाए। जब कभी उन्हें एक सेल से दूसरे में ले जाना पड़े तो उन्हें फुल मास्क पहना दिया जाता था ताकि वो किसी को देख ना सके, ना ही किसी को पहचान सके। जहां नॉर्मल प्रिजन में 5 से 7 कन्फाइनमेंट सेल्स होते हैं, वहीं ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंशियरी में पूरी प्रिजन ही कन्फाइनमेंट सेल थी। धीरे धीरे इस पागलपन भरे फैसले का अंजाम मैनेजमेंट ने झेलना शुरू किया एंड 1830 के दशक में 2 ऑफिसर्स इनमेट्स द्वारा बेरहमी से मारे गए। इनमें से एक, जिनका नाम माइकल था, वो प्रिजनर जोसेफ टेलर के हाथों तब मारा गया जब वो उस पर रूटीन चेक करने गया। जोसेफ स्किज़ोफ्रेनिक था और कन्फाइनमेंट की वजह से वो पूरी तरह पागल बन गया था। जेल की सेल खुलते ही वो माइकल पे झपट पड़ा और उसे मारने के बाद चुपचाप जाकर सो गया, एज इफ कुछ हुआ ही ना हो। यह घटना यहाँ के सॉलिटरी यार्ड में हुई, जो कि आगे चलकर पैरानॉर्मल गतिविधियों का वाइटल हॉटस्पॉट बन गया। वर्कर्स को अक्सर यहाँ प्रिजनर्स की भयानक झलक दिख जाती थी। अब 1829 के दौरान फिलाडेल्फिया कई महामारियों का शिकार हुआ था। इस महामारी में 100 से ज्यादा कैदी टीबी जैसे बीमारियों से मारे गए थे। 2009 में इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब जैक की टीम ईस्टर्न स्टेट प्रिजन इन्वेस्टिगेट करने आई तो एक डेथ लेजर की छानबीन करते हुए उन्हें कई डेथ्स के रीजन मिले, जो कि थे आत्महत्या या फिर भूखमरी आदि। अब जिन्हें डेथ लेजर नहीं पता उन्हें बता दूं कि ये एक ऐसा रजिस्टर हुआ करता था जिसमें कैदियों के मौत और उससे जुड़ी जानकारी रखी जाती थी। एनीवेज, यहाँ इन स्पिरिट्स की आई विटनेस कैथरीन ने घोस्ट एडवेंचर्स की टीम को बताया कि उन्हें यहाँ कई बार बहुत नेगेटिव एनर्जी फील होती है। एक बार वो अपने कुछ कलीग्स के साथ जेल के सेल नंबर 4 के पास से गुजर रही थी जब उन्हें अचानक से रोना आ गया। इनफैक्ट उन्हें ही नहीं बल्कि वहां मौजूद कई लोग अचानक ही रोने लगे। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने अपना दर्द उन्हें महसूस कराया हो। अब फिलाडेल्फिया के इस प्रिजन यूनिट को 1920 के दौरान कन्फाइनमेंट सेल से बदलकर नॉर्मल जेल में बना दिया गया, लेकिन फिर भी टॉर्चर का सिलसिला बंद नहीं हुआ था। ठंड के दिनों में कैदियों को अक्सर बर्फीले पानी में छोड़ दिया जाता था। बात करने पर मैड चेयर नाम की कुर्सी पे बांध दिया जाता था जिससे वो कहीं मूव न कर पाए और भूखे पड़े रहे, और तो और उनकी ज़बान पर लोहे की कीलें बांध दी जाती थी। अब इस भयानक हिस्ट्री वाले जगह को तलाशने 2009 में जैक अपने टीम मेंबर्स निक और एरन के साथ आए थे। सबसे पहले टीम ने सेल ब्लॉक 12 को इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया, क्योंकि इस जगह के ठीक बाहर एक रेलिंग थी जिससे कई बार गार्ड्स को धकेल कर टॉर्चर्ड प्रिजनर्स ने मौत के घाट उतार दिया था। यहाँ पर दाखिल होते ही जैक ने सारे सेल्स के गेट को अनलॉक कर दिया और आवाज लगाई कि यहाँ जो भी आत्माएं हैं हमें तुमसे बात करना है। तभी एरन को एक अनएक्सप्लेन्ड आवाज एक सेल से सुनाई देती है। टीम मेंबर्स इस सेल में आते हैं और अंदर से इसे लॉक कर लेते हैं ताकि सोर्स को आइसोलेट किया जा सके। उनके ऐसा करते ही यहाँ का टेम्परेचर काफी गिर गया और जैक ने चेक करने पे पाया कि ईएमएफ मीटर काफी स्पाइक कर रहा था। कुछ देर बाद उन्होंने ईवीवी को एक कोने में स्थित कर दिया जिस पर कुछ स्टैटिक आवाजें रिकॉर्ड भी हुई। बाद में चेक करने में पाया गया कि ये आवाजें आई न्यू गॉड और हंगर थी। जैक बताते हैं कि इन कन्फाइंड सेल्स में ऊपर की तरफ से एक डोम्ड विंडो खुला रहता था जिससे कि रोशनी और भगवान के होने का एहसास प्रिजनर्स तक पहुंच सके। इस तरह का एक विंडो इस सेल में भी था जो कि प्रिजनर्स के लिए एक ओनली ओपनिंग था टू द आउटसाइड वर्ल्ड। इसी सेल में बार बार इन्वोक करने पे टीम की नाइट विजन कैमरा में ही हाई जैसे साउंड करने वाली एक आवाज भी रिकॉर्ड हुई। इन्वेस्टिगेशन में आगे जैक मैट चेयर पे बैठ गए और खुद को लेदर स्ट्रैप से बांध लिया। इसके बाद उन्होंने वापस स्पिरिट से कांटेक्ट बनाने की कोशिश की कि तभी उन्हें ईवीवी पे बार बार किसी के गेट आउट ऑफ हियर चिल्लाने की आवाज आने लगी। साथ ही उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे यहाँ कोई लगातार स्क्रैच की आवाज किए जा रहा हो, मानो कहीं से निकलने की कोशिश कर रहा हो। जैक वहां से उठे और निकलने लगे कि तभी उन्हें सेल के अंत में एक शैडोई फिगर दिखाई देती है। यह आत्मा चलते चलते कहीं सेल्स के बीच ही गायब हो गई थी। नाल कपिनो, जो कि शिकागो बेस्ड गैंगस्टर था, वो ईस्टर्न स्टेट प्रिजन में 8 महीने के लिए लाया गया एक कैदी था। यूं तो अल कपिनो को बाकी कैदियों के मुकाबले काफी कंफर्टेबल सेल दिया गया था, जहां ज्यादा स्पेस के साथ साथ उससे डेस्क, लैंप और रेडियो भी प्रोवाइड करा गया था। फिर भी अल कपोन अक्सर शिकायत करता था कि उसे जेम्स क्लार्क की आत्मा प्रताड़ित कर रही है। कपोन का कहना था कि क्लार्क सेंट वैलेंटाइंस डे मैसेकर का एक विक्टिम था जिसमें कपोन ने दूसरी तरफ से हिस्सा लिया था। इस सेल में जैक ने काफी वक्त बिताया और उन्हें लगातार किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी।
इन्वेस्टिगेशन के एंड में जब टीम कैमरा फुटेज चेक कर रही थी तब उन्हें जेल के बीचों बीच एक कमरे से तेज रोशनी आती हुई दिखाई दी। दिस वॉज क्वाइट शॉकिंग टू देम क्योंकि पूरे बिल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी का कोई सोर्स ऑन नहीं था और ये रोशनी नॉर्मल लग भी नहीं रही थी। अपने आगे के इंटरव्यूज में जैक बताते हैं कि इस पेनिटेंशियरी के हर हिस्से में बहुत नकारात्मक फीलिंग आती है और उनका मानना है कि ये स्पिरिट्स का दर्द है जो वहां मौजूद लोगों को भी महसूस होता है। इन शॉर्ट कहा जाए तो जैक मान चुके थे कि हाँ, ये जगह हॉन्टेड है। तो दोस्तों, ये थी जैक बैगन्स के लाइफ की 2 केसेस जिन्हें मैंने घोस्ट एडवेंचर सीरीज से पिक किया है और उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो पे आप 50 के लाइक्स देते हैं तो मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए और भी कई एपिसोड्स लेकर आऊंगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अब इस पॉइंट में आपको फिर से याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन और पिंड कॉमेंट में दी गई लिंक पे क्लिक करके कुकू FM को जरूर डाउनलोड कीजिए और वहां दिवाली 50 कोड यूज कीजिएगा ताकि आपको ईयरली सब्सक्रिप्शन पे 50% ऑफ मिल पाए। अब 25 अक्टूबर तक ही ये ऑफर है जहां आप कई प्राइजेस जीत सकते हैं, तो जल्दी करना डाउनलोड। जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग न्यूज़ को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।